नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कई बार एग्जाम में बार बार आया करती है, वह इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसी वीडियो के क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। और आपको यह भी बता दूं, पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का ऐसा कंटेंट बताऊंगा जहां से एग्जाम में बार बार हमेशा ही क्वेश्चन आया करता है। ठीक है ना? तो संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? कोरिया, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, जापान, चीन, कोरिया, जापान, चीन, जापान, कोरिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा चीन, कोरिया, जापान। सबसे पहले बौद्ध धर्म का उद्भव भारत देश से हुआ था। भारत देश से सबसे पहले बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। उसके बाद भारत से डायरेक्ट चीन में पहुंच गया बौद्ध धर्म। चीन के बाद दोस्तों जो आपका कोरिया है, कोरिया में पहुंच गया था धर्म। कोरिया के बाद जापान में बौद्ध धर्म पहुंच गया था। यह क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो आपको मानचित्र में यहां पर बताता हूं। आप इस मानचित्र में समझना, ये रहा चाइना। सबसे पहले चाइना में बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया। चाइना के बाद ये नॉर्थ कोरिया आप लोग देख सकते हो चाइना के बगल में, और चाइना के बाद यहाँ पर ये रहा जापान। जापान जिसको मैंने गोले के अंदर यहाँ पर बंद कर दिया है, ये है आपका जापान, है ना? ये है आपका कोरिया, और ये है चीन, और ये है भारत। सबसे पहले भारत के बाद चीन में पहुंचा स्थल मार्ग से, और स्थल मार्ग से होते हुए नॉर्थ कोरिया में पहुंचा। उसके बाद नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़ता हुआ जापान में प्रवेश कर गया। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नथानियल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे, विप्राच्यवादी थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये दोनों व्यक्ति दोस्तों प्राच्यवादी थे। आखिर ये प्राच्यवादी होता क्या है? जो दोस्तों प्राचीन संस्कृतियों के विद्वान हों या प्राचीन ग्रंथों में वो रुचि रखते हों, उनको पढ़ने में या समझने में, उनको प्राच्यवादी कह सकते हैं। जैसे कोलब्रुक हो गया और हॉलहेड हो गया, ये भारत के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे, है ना, धार्मिक ग्रंथ आप लोग जानते हो, उनकी खोज में व्यस्त रहा करते थे। और इन व्यक्तियों ने संस्कृत को भी सीख लिया था, इसलिए इनको प्राच्यवादी बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पलिचदम, सालाभोग, देवदान, वेलन वगाई। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आया करता है। जैसे मैं सालाभोग भूमि की बात करूं, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसको क्या बोलते थे? सालाभोग बोलते थे। वेलन वगाई वह ऐसी भूमि जो कि गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी को दान में दी जाती थी भूमि, है ना? जो ब्राह्मण व्यक्ति ना हो उसको वेलन वगाई भूमि के नाम से जाना जाता था। तो बी का थर्ड हो जाएगा, डी का यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? और देवदान जो भूमि थी, यह मंदिरों में उपहार में या दान में दी जाने वाली भूमि का प्रकार है। पलिचदम भूमि जो कि जैन संस्थानों में दान में दी जाने वाली भूमि का प्रकार था। तो राइट आंसर दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। इससे जुड़े अन्य प्रकार के भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, और संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी। यहाँ पर आप लोग देखना, चोल अभिलेख में वर्णित भूमि के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती है। ब्रह्मदे ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि। सालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि। देवदान या तिरुमनकटनी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि। पलिचदम जैन संस्थानों में दान में दी जाने वाली भूमि। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आया था। जस्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया वह क्वेश्चन यहीं से आया था। यह सारी जानकारी आपको कहां पर मिलेगी?
तो नोट्स में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग नोट्स को ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के आधार पर नोट्स के बारे में आपको रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स आप लोग ले सको। जैसे मैंने इतना आपको बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, वेलन वगाई भूमि किनको दी जाती है? गैर ब्राह्मण को दी जाती है। तो ए का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दी जाती है भूमि, तो इसका मिलान यहाँ पर किसके साथ हो जाएगा? ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि। देवदान मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं, ठीक है ना। साला भोग क्या होता है? साला भोग अभी जस्ट आपको बताया था, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, मिलान से रिलेटेड आता है। जस्ट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था वह क्वेश्चन यह रहा। नोट्स की अगर मैं खासियत की बात कर लूं, इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे। पीवाईक्यू 2011 से अब तक के आपको सारे के सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मिलेंगे, कंटेंट के साथ पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। इसलिए नोट्स आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहने वाले हैं, चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है ना। तो सारा कंटेंट आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। नोट्स की खासियत क्या रहेगी, नोट्स चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के साथ रहेंगे। सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं, फ्री नोट्स नहीं है। इनका आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 199 आपको देना पड़ेगा। इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, इसलिए आप अभी ले सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको सेकेंड वाला ऑप्शन बता दिया, जो कि राइट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? बेवर का मतलब क्या होता है? बेवर, यहाँ पर इसको बेवड़ भी बोल सकते हैं। बेवड़, बेवड़ का मतलब होता है एक प्रकार की खेती का नाम है। जो घुमत्तू खेती है, घुमत्तू, घुमत्तू का मतलब स्थान बदलने वाली जो खेती होती है या झूम खेती होती है, उसको घुमत्तू खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। मध्य भारत में इसको बेवड़ या बेवर के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? ठीक है ना। तो संगठन बनाने वाले व्यक्ति का नाम था वीरेशलिंगम पंतुलू। वीरेशलिंगम पंतुलू ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हमेशा ही आता है, हर बार आता है। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे। स्वामी दयानंद से भी आता है, राजा राम मोहन राय तो बार बार ही आता है इनसे क्वेश्चन। वीरेशलिंगम इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। तो चलिए इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी बताता हूँ। नोट्स में आप लोग जानकारी देखना। विधवा विवाह के समर्थन में, विधवा विवाह के समर्थन में क्या हुआ? 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो उत्तर भारत की मैं बात करूं, अगर दक्षिण भारत आपसे पूछा जाए किसने समर्थन दिया, तो वीरेशलिंगम पंतुलू का नाम लीजिएगा। अगर उत्तर भारत की बात कर लो तो दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। यहां से क्वेश्चन आया था पहली वाली लाइन से, जस्ट मैंने आपको यहां से क्वेश्चन कराया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया था। इस टॉपिक से जो मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने का रिकॉर्ड है। 100 से अधिक क्वेश्चन मात्र इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम है महिलाएं जाति सुधार। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो चैप्टर वाइज। जितने भी लोगों ने नोट्स ले लिए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। देखो वीरेशलिंगम पंतुलू से क्वेश्चन जस्ट अभी आपको कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के संबंध में एक अभियान चलाया था या समर्थन दिया था। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में विधवा, ठीक है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो इस चैप्टर को आप लोग अवश्य रूप से कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वीरेशलिंगम पुत्रु ने विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी का संगठन बनाया था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। दोनों सही हो जाएंगे, है ना। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताई ना जानकारी, ये सारी जानकारी आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसलिए नोट्स जितने भी लोगों ने नहीं लिया है तो नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यह कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानवता के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दोस्तों नारायण गुरु ने दिया था। नारायण गुरु इसी टॉपिक में आ जाएंगे जो अभी मैंने आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया और नारायण गुरु का यह कथन है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये दक्षिण भारत से संबंधित थे, जिन्होंने ओरु जाति ओरु मातम से एक नारा दिया, एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड यह वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में 10 बार कम से कम आ चुका है यह क्वेश्चन, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। सही बात है, भक्ति संत जैसे दक्षिण भारत के संत हो गए और आपके दक्कन के संत हो गए, अलवार हो गए, नैनार हो गए, एकनाथ हो गए, है ना। और इनकी जो रचनाएं थी, इनकी बहुत रचनाएं लोकप्रिय हुई थी, तो बात सही है। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। जैसे दक्कन के लोगों ने मराठी में अपनी रचनाओं को लिखा, मीराबाई ने अपने राजस्थानी इलाकों में इन भाषाओं को लिखा, तुलसीदास ने अवधी में लिखा। तो सभी की अपनी अपनी यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं से रिलेटेड उन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो ये बातें दोनों आपकी सही हो जाएंगी, सही व्याख्या भी करती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था? राजा रवि वर्मा को नाम आप लोग याद रखना, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक बात आपको आश्चर्यजनक यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप लोग जितने भी देवी देवता हैं, देवी कह लो या देवता कह लो, जो आप लोग फोटो उनकी देखते हो, है ना, गणेश जी की फोटो देखते हो, लक्ष्मी जी की देखते हो, है ना, तमाम देवी देवताओं की आप फोटो देखते हो, इनका बनाने का श्रेय भी राजा रवि वर्मा को ही जाता है। राजा रवि वर्मा से पहले देवी देवताओं की फोटो उपलब्ध नहीं थी। आप इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, राजा रवि वर्मा की ही देन है जो आप आज हम लोग इनकी प्रतिमाओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी जो चित्रकारी वगैरह है वो राजा रवि वर्मा को ही यहाँ पर जाती है, क्योंकि वे ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने से रिलेटेड है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर मिलान करना है इस क्वेश्चन को। देखो, अमृत बाजार जो पत्रिका थी ना, यह शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा यहाँ पर संपादित करी जाती थी। उसके बाद इंडियन मिरर आप सभी को पता होगा देवेंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड है। मिरात उल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय की है। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में हुआ था, है ना। 1947 में हुआ था 14/15 की मध्यरात्रि में। उसके बाद निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं का आपको काल क्रमानुसार लगाना है। वाडुंग में गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जवाहरलाल नेहरू ने मध्यस्थता में भूमिका निभाई थी। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था या 56 में हुआ था या 54 में हुआ था? आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना आपको पता है 1950 में हुई थी। पहला आम चुनाव 1951 और 52 के बीच में हुआ था।
ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना यानी कि क्रम में लगाना है, सबसे पहले कौन सी घटना यहाँ पर घटित हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 1950 में योजना आयोग आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपके 1953 कह लो 53 और 56 तक होता ही रहा था, 53 आप लोग ले सकते हो। और वाडुंग में गुट निरपेक्ष सम्मेलन इसके बाद में हुआ था, है ना, इसके बहुत बाद में हुआ था, सबसे लास्ट में आ जाएगा ये, ठीक ठीक है ना। तो मिलान करो, सबसे पहले 1950 आएगा, योजना आयोग यानी कि सी आएगा, सी इसमें है। सी के बाद कौन सा आएगा, आम चुनाव 1951 आएगा, सी डी। तो राइट जवाब आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड जवाब यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कथन ए और बी निम्नलिखित पर किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा आपकी हो गई, और मकर रेखा हो गई, और विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, जो कि चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चित्र बना दूं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसे बीच वाली रेखा जो कि 0 अक्षांश पर स्थित होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर वाली 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है, उसको कर्क बोलते हैं। उसी प्रकार नीचे वाली जो रेखा होती है उसको मकर बोलते हैं, इसका भी मान 23.5 डिग्री होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहीं पर पड़ती हैं। वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है सूर्य, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर कर्क है और यहाँ पर आपकी उत्तर ध्रुव वृत्त, इनके बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर ध्रुव वृत्त और ध्रुव, इनके बीच का क्षेत्र आपका शीत कटिबंध कहलाता है। ये जानकारी आपको पता होगी। इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अफ्रीका हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट का अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहा। जितने भी लोग बार बार सीटेट एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो इन क्वेश्चन से डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन टाइम जोन वाले या जीएमटी वाले यानी कि ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, बिल्कुल सिंपल है, करके आपको बताता हूँ। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का टाइम सुबह का 9 बजे है, भारत का मानक टाइम। भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर, गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए भारत का मानक टाइम कितना है। भारत का मानक टाइम है 82 डिग्री 30 अंश 30 मिनट, आप लोग कह सकते हो, इतना भारत का मानक टाइम है। यहाँ पर ये कम दिया गया है, कम दिया गया है, इसका मतलब है 9 में से यहाँ पर घटेगा जितना आप टाइम निकालोगे। यहाँ पर अधिक दिया गया है, अधिक का मतलब आप लोग इसमें 9 बजे में से ये वाला टाइम इसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे क्या करोगे अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपको करना क्या है, भारत का मानक टाइम 82:30 है, ठीक है ना। 82 डिग्री 30 अंश होता है, तो 82 डिग्री 30 अंश में से सबसे पहले आपको 77 डिग्री 15 अंश को घटा लेना है। सबसे पहले हम डिग्री वाले को डिग्री से घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 डिग्री और 15 अंश। 30 में से 15 अंश जाएगा तो 15 अंश बचेगा, ठीक है ना। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। और मैंने आपको बार बार बताया है 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में क्या होता है, 4 मिनट होते हैं। तो आपके 5 डिग्री यहाँ पर निकल के आया है, तो 5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, आप कहोगे 20 मिनट हो जाएंगे 5 डिग्री में। और यहाँ पर 15 अंश है, 15 अंश का मतलब होता है 1 मिनट। 15 अंश का मतलब होता है कितना मिनट दोस्तों, 1 मिनट 15 अंश बराबर होता है। और 30 अंश का मतलब होता है 2 मिनट। 2 मिनट 15 अंश का मतलब होता है 1 मिनट। आप इसको जोड़ सकते हो या आप लोग 20 लगभग में मान सकते हो, 20 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर 9 बजे का टाइम दिया गया था, यहाँ पर 77 कम है,
ठीक है ना, 82 से कम है इसलिए घटाएंगे। 9 बजे में से आप लोग 20 या 21 मिनट को माइनस करोगे तो 8, 40 या 39 आप कह सकते हो, 40 या 39 होना चाहिए। 40, 39 किस में है, यहाँ पर है 8, 39। तो पहला वाला यहाँ पर, तीसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। और 24 मिनट यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अधिक दिया गया है। तो अधिक में से आपको भारत का टाइम घटा लेना है। 82, 30 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, डायरेक्ट 6 आएगा ना। तो 1 डिग्री में 4 मिनट मैंने आपको बताया, 4 का गुणा आप 6 में करोगे, कर लो 6 चौके 24, तो 24 मिनट डायरेक्ट निकल के आया। 24 मिनट 9 बजे में जोड़ दोगे आप तो 9:24 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा गणित का सवाल आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार आया है। यह क्वेश्चन अभी इससे पहले का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट्स में ही समझा सकता हूँ, वहाँ पर आपको सारी जानकारी बताता हूँ आपको। उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर 2 से 3 बातें पता होनी चाहिए। उष्ण कटिबंध आखिर क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है, उनसे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। जस्ट मैंने जो अभी आपको बताया वह क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे आपको करना है सोल्व, वो तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, जो आपका उष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर चित्र में बना दूं, जैसे ये रहा, कर्क और मकर रेखा वाले बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं उष्ण कटिबंध होता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। देखो, यह क्षेत्र सूर्य से अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि मध्याह्न सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। तो ये रही बात उष्ण कटिबंध की। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। उष्ण क्षेत्र की तुलना में कम धूप प्राप्त होती है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में तिरछी सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। कैसे तिरछी पड़ती हैं, जैसे इस स्थिति को बताना चाहूँ, ये आपकी विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये भी है। इनके बीच का क्षेत्र है ना, इन दोनों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उसके बाद शीत कटिबंध में हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं, हमेशा ही किरणें तिरछी पड़ती हैं, कम गर्मी प्रदान करती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो थिजित से ऊपर नहीं उठ पाता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर ठंड बनी रहती है। अब देखो क्वेश्चन उससे जुड़े हुए, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का मध्यम तापमान रहता, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर ये रही आपकी कर्क रेखा और ये रहा उत्तर ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच का क्षेत्र कैसा रहता है, शीतोष्ण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने का कारण, यहाँ पर कारण ये नहीं होना चाहिए, कारण यहाँ पर नहीं होगा, ये कथन तो ये सही है परंतु कारण नहीं है। कारण में यहाँ पर होना चाहिए था सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, कारण ये वाला होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा कभी भी सूर्य ऊपर नहीं होता, बात तो सही है दोनों की। कर्क रेखा के बाद कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता, बात तो दोनों सही है, लेकिन कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। आपको समझा दिया मैंने। उसके बाद उसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के एग्जाम में आया था, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त कर लिया। इस बार नीचे से उसने पूछ लिया कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र में, और ये है आपकी अक्षांश रेखा जीरो वाली, है ना, इसी को भी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश का दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये भी बात, दोनों सही बातें लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध इसी को बोला जाता है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हो,
ठीक है ना। उसी प्रकार और क्वेश्चन नीचे आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट्स में मिलेंगे। नोट्स जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, जो कि PYQ सारे के सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग नोट्स को ले सकते हो। यहाँ पर कर्क रेखा का मान, मकर रेखा का मान, उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत, सारी जानकारी मैंने बताई है, कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अवश्य रूप से नोट्स ले लेना। करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भूकंप के संदर्भ में अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। बिल्कुल सही। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे तो भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे समझो, जैसे ये चित्र मैंने बना दिया, ये है पॉइंट, यहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, भूकंप यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो सर्वाधिक हानि कहाँ पे होगी, जहाँ पर भूकंप का विस्फोट होगा। जैसे इस क्षेत्र में जो क्षेत्र होगा उसका विनाश सर्वाधिक होगा। धीरे धीरे हम इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, इस गोले से बाहर जाएंगे, तो वहाँ पर भूकंप बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता होगी धीरे धीरे बाहर जाते जाते कम हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया होगा। तो दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझना भूकंप के बारे में, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने वाली पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। देखो, उद्गम केंद्र के बारे में बताया गया है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। और अधिकेंद्र के बारे में यहाँ पर समझना, यहीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था जस्ट, जो अभी आपको कराया। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। उसके बाद अधिकेंद्र के निकटतम भाग में अधिक हानि होती है। अधिक हानि कहाँ होती है, तो निकट भाग होता है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर बढ़ेंगे तो भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। इन्हीं दो लाइन से स्टेटमेंट ए एंड आर के रूप में क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया था। तो आपने देखा नोट्स कितने फायदेमंद हैं आप सभी लोगों के लिए। और भूकंपीय तरंगें 3 टाइप की होती हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय PSL तरंगें। यहाँ से भी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2024 में दिसंबर में। एल तरंग, एस तरंगें, ठीक है ना। आंसर थर्ड वाला यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। भूकंपीय तरंगें नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। भूकंप का मापन भूकंप लेखी से किया जाता है, रिक्टर स्केल में इसको मापा जाता है। ये भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कर सही उत्तर चयन करें। यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। कंपोस, पैम्पास, डान, लानोस, ये दोस्तों दरअसल एक कटिबंध में उगने वाले घास स्थलों के नाम है। और ये घास के स्थल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनसे आपको यहाँ पर मिलान करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर आपको मिलान करना पड़ेगा। जो कंपोस है ये आपके ब्राजील में स्थित है। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों पैम्पास, पैम्पास आपके अर्जेंटीना। और जो डाउन है, क्या दोस्तों, जो आपका डाउन है, डाउन का मतलब नीचे से नहीं है, डाउन एक घास के स्थल का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। लानोस वेनेजुला में है, लानोस के वेनेजुला है ना, वेनेजुला में है लानोस। इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा। ये कैसे स्थल हैं, ये शीतोष्ण हैं या उष्ण हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये शीतोष्ण है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और आपको इससे जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारी बताता हूँ जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। अब आप लोग बेहतरीन ढंग से समझना, शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल, कलर चेंज कर लेता हूँ। शीतोष्ण पैम्पास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डॉन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है, शीतोष्ण। अगर मैं उष्ण की बात करूं, सवाना अफ्रीका उष्ण है, मतलब कि उष्ण का मतलब जहां पर गर्मी होती है। कंपोस ब्राजील में है, लानोस वेनेजुला में है, ये उष्ण है। और कुछ जो उष्ण होते हैं ये भूमध्य रेखा के पास उगते हैं। घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर बढ़ सकती है। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। ये भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी आपको आगे ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से रिलेटेड। भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास में उगते हैं
और ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो नोट्स में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक इसको जोड़ता है। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, आपको पता होगा। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टक तक को ये जोड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, जल संसाधन के बारे में कथन पढ़िए और सही जवाब दीजिए। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता, ये बात गलत है। ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है। आप प्रकृति में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जल को आप ना ही बढ़ा सकते हो, ना ही आप लोग घटा सकते हो। अगला स्टेटमेंट कहता है, अलवड़ जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। ये बात सरासर गलत है। मात्र 1% ऐसा जल है जिसको अलवड़ जल यानी कि स्वच्छ जल कह सकते हो, जो कि मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। केवल 1%, जो आपका मतलब कि 2.7% जल है, यह जल आपका नदियों के रूप में पाया जाता है और झील झरनों के रूप में पाया जाता है, बर्फ की चादरों के रूप में जल पाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। 1% जल ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो प्रारंभ हुआ था, यह महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, ये बात सही हो जाएगी। केवल और केवल सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से चीजों को आप लोग यहाँ पर समझना, केवल तीसरा सही होगा। कैसे सही होगा, तो चलिए इसको भी आपको समझाता हूं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं जल संसाधन के बारे में। जल यानी कि वाटर, जल नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल गृह भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात सामने निकलकर ये वाली आई है, कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। तो इस लाइन से एग्जाम में स्टेटमेंट अभी जो मैंने आपको कराया वह वाला यहीं से आया था, जो कि सही था। ठीक है ना, इतना मैंने बताया, तो वही स्टेटमेंट आपको नोट्स में मिलेगा जो इम्पोर्टेंट आपका रहेगा। देखो, महासागर का जल लवणीय है। लवणीय का मतलब खारा जल है, नमकीन वाला जल है। इसको मानव उपयोग में नहीं ला सकता, उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवड़ जल केवल 2.7 ही है। इसका 70% भाग बर्फ की चादर के रूप में, हिमालय के रूप में, अंटार्कटिका जो है आपका ग्रीनलैंड है, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और मात्र जो ये जो जल था, ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। 2.7 वाला जिसे मैंने आपको बताया था, केवल 1% जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। यह जल भौम जल, नदियों जल, झील जल, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में उपलब्ध है। 1% जल ही हम लोग पीने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं, बाकी जल आपका कैसा है, बेकार जल है। यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट एग्जाम से यहीं से आया था, जो कि अभी आपको बताया। ना घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण, वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसलिए जल चक्र इसको बोलते हैं। जल चक्र यानी कि नवीकरण इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। देखो, जो समताप मंडल है वहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, आदर्श स्थिति बनती है। क्यों बनती है? बादल से मुक्त होता है, बादल की कोई घटना वहां पर घटित नहीं होती है। मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होता है। ये बात गलत है। समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? अब आप कहोगे ओजोन गैस की परत यहीं पर ही पाई जाती है, जो कि परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सी। गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गैस भी आपकी पाई जाती है। ए सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला। तो एक बात और इससे जुड़ी आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, समताप मंडल। तो मंडलों के बारे में आपको बता दूं, पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है, इसमें क्या होता है,
इसमें ही तो मौसम की सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ इसी में होता है। उसके बाद समताप होता है, समताप के बारे में आपने यहाँ पर जान ही लिया। उसके बाद होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, इसमें उल्कापिंड आने पर जल जाता है। उल्कापिंड आने पर जल जाता है, किसमें? मध्यमंडल में जल जाता है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आयन मंडल होता है, या जिसको ताप मंडल बोलते हैं, रेडियो तरंगों के लिए होता है वो वाला। तो ये सारी जानकारी आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स आप लोग ले लेना। इस यहाँ पर राइट आंसर ए भी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से रिलेटेड है। जस्ट अभी आपको कराया था पीछे क्वेश्चन में। ये जो वन होते हैं भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं, सही हो जाएगा। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे साल यहाँ पर वर्षा होती रहती है, सही हो जाएगा। यहाँ अल्प शुष्क मौसम नहीं होता, ये तो गलत बात है, क्योंकि वर्षा होती रहती है। ये थोड़े समय के लिए पत्तियां झाड़ते नहीं। तो ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास की ओर जाते हैं? तो रोजगार की तलाश में भी जाते हैं। तो यहाँ पर इसको समझो, गांव वाले लोग इसको समझ लेंगे। जैसे आपके गांव से काम करने की तलाश में लोग बाहर की ओर जाते हैं, है ना। कोई महाराष्ट्र में जाता है, कोई मुंबई में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कई क्षेत्रों में लोग जाते हैं, है ना। तो गांव से लोग जाते हैं शहर की ओर, किस लिए जाते हैं? रोजगार की तलाश में जाते हैं। शिक्षा की तलाश में भी लोग जाया करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में भी जाया करते हैं। बेहतर आवास की तलाश में भी जाया करते हैं। तो यहाँ पर तो आपके चारों सही होनी चाहिए। 4 क्या इस विकल्प में दिया गया है? 4 तो इस विकल्प में नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो अधिकतर रोजगार की तलाश में जाते हैं। ये तो सबसे सही यहाँ पर हो जाएगा। और जो थोड़े बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो गांव को छोड़ करके शहर में चले जाते हैं शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और बेहतर आवास के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप? यहाँ पर यह बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप? शिक्षा की तलाश में यहाँ, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपके यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ABC का ऑप्शन है, तो ABC को यहाँ पर सही कर लेते हैं, क्योंकि बेहतर आवास की तलाश में लोग नहीं जाते हैं, वो घर की तलाश में नहीं जाते हैं, वो काम की तलाश में जाते हैं, शिक्षा की तलाश में जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सकें इसलिए जाते हैं। तो आवास को यहाँ से आप लोग हटा दोगे, है ना। तो ABC आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, औद्योगिकरण अक्सर नगरों व शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। जो औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण से नगरों का विकसित होना एक कारण है, उसकी वृद्धि का एक कारण होता है, सही बात है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक या घटक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोनों आपके सही हैं और सही कारण भी यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है आपका? औद्योगिकरण अक्सर नगरों व शहरों के विकास में सहायक होता है, सही बात है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग कथन और कारण वाले क्वेश्चन में कैसे पता करोगे कि सही है या गलत है? यहाँ पर विकास और वृद्धि बढ़ावा देने की बात कही गई है और यहाँ उसके प्रभावित होने की बात कही गई है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हैं। कथन तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, ताकि किस लिए ढक दी जाती है? ये दोस्तों मृदा की आर्द्रता को रोकने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर, इसलिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि एसएसटी पेडागोजी का है। भारत में काफी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता को दर्शाते हैं। विविधता एक टॉपिक मैंने आपको कराया था जो कि एनसीईआरटी का है, जहाँ से एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन आया करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विविधता क्या है। जैसे यहाँ पर आपको समझा दूं, विविधता
लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना, उनका धर्म अलग अलग हो सकता है, रहन सहन का तरीका अलग अलग हो सकता है, भोजन खाना या पकवान का तरीका अलग अलग हो सकता है, त्योहार या रीति रिवाज उनके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। जो यह विशिष्टता को स्वीकारती है, विविधता जो होती है यह लोगों के या धार्मिक या उनके बीच की विशिष्टता को स्वीकारती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही कहलाता है विविधता। देखो, रोज रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है, तो चर्च जाती है, मेखला पसंद करती है, तो उसके लिए विविधता यहाँ पर क्या हो जाएगी, विविधता यहाँ पर हो जाएगी। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई कर रहा है, राजू का परिवार है भाई, वो सफाई कर रहा है कई वर्षों से, तो ये विविधता होगी या भेदभाव होगा, उसके प्रति ये तो भेदभाव है, ना कि दोस्तों विविधता है, क्योंकि वो सफाई का काम कर रहा है, उसके पिता भी करते रहे कई पीढ़ियों से, तो वो सफाई यानी कि उसके प्रति भेदभाव है, ना कि विविधता है। बी तो आपका यहाँ पर हटेगा ही हटेगा, बी हटाओ, सबसे पहले बी हटा दिया मैंने, बचा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, बस आंख मूंद कर आपको थर्ड वाला राइट जवाब कर देना। अहमद अपनी दादी से ईद पर जाता है मिलने, तो विविधता हो सकती है। रवि अपनी बहनों से मिलने, उनके साथ समय बिताने तीज के समय पे जाता है ना, धर्म की बात करी गई है, तो ए सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाई उसकी विविधता, उसके भेदभाव की बात कही गई, सफाई का काम कर रहा है उसकी पीढ़ियाँ। आपने यहाँ पर समझा कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगला, खबर लहरिया एक स्थानीय कह सकते हो, स्थानीय संचार का माध्यम, ठीक है ना, एक स्थानीय संचार का माध्यम था खबर लहरिया, जो कि कहाँ से निकलती थी ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेडागोजी का, कैसे सोल्व आपको करना है, वो तरीका तो आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। देखो, एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, निष्पक्षता तो होनी चाहिए, किसी एक पक्ष के बारे में ना बताए, निष्पक्षता, तो बी तो आपका 101% सही होगा ही होगा, ठीक है। सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला, सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला, क्या सी वाली बात यहाँ पर सही होगी, क्या सी वाली बात यहाँ पर आपकी सही होगी। आप कहोगे नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेना है, सी वाला हटाओ, जिन जिनमें सी है उसको आपको हटा देना है, बचेगा आपका थर्ड वाला यहाँ पर जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको लॉजिक का प्रयोग करना है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, ये भी बात सही है, आपको बता ही दिया मैंने कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद अगला देखो, आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी का है, पॉलिटी का यह क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुकरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता क्या है। अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता के बीच जो मुख्य अंतर है, वह मुख्य अंतर दोस्तों क्या है, वह आपको यहाँ पर बताना है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर अलग अलग हैं, अमेरिका में कुछ अलग है और भारत में कुछ अलग है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है, पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में हिस्सा दिया गया, सही बात हो जाएगी। 21 में आपकी शिक्षा है, पानी का अधिकार है, स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई, जीवन जीने के अधिकार के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट, हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है उसे दैनिक जरूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त मिले। ये बात उतनी यहाँ पर सही साबित नहीं होती है, इसलिए ए सही है लेकिन बी गलत है। क्योंकि दोस्तों मुफ्त में पानी मिले, क्या आपको हमेशा ही मुफ्त में पानी मिलेगा? रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे, आपको मुफ्त में मिल सकता है पानी, लेकिन रेल के अंदर आपको मुफ्त में पानी नहीं मिलेगा, आपको खरीद कर ही पीना पड़ेगा अगर आप बाहरी शहर में जाते हो, ठीक है ना। तो मुफ्त वाली बात उतनी यहाँ पर सही साबित नहीं होती है, इसलिए ए सही है और बी यहाँ पर गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सही आपका आंसर हो जाएगा। 1980 के दशक में पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था, किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। इस कंपनी ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया था, बल्कि कई लोग घायल हो गए, मर गए, आंख फूट गई और उनकी पीढ़ियां कई बर्बाद हो गई।
आज भी बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं, लंगड़े लूले वगैरह पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ए तो सही है लेकिन बी गलत है, उन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। ए सही है, बी गलत है। थर्ड वाला यहाँ पर भी आपका राइट जवाब हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुल्ताना का स्वप्न यानी कि सुल्ताना ड्रीम्स की लेखिका कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रुकैया सखावत हुसैन सुल्ताना ड्रीम्स कहानी की लेखिका है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन आप लोग पेडागोजी भी कह सकते हो या इसको पॉलिटी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करोगे? रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता टॉपिक पे पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हो या प्लेलिस्ट पॉलिटी की आप लोग देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। रूढ़िवादिता आखिर आपकी होती क्या है? रूढ़िवादिता का मतलब होता है एक मान्यता, विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं, है ना। और भेदभाव क्या होता है? भेदभाव का मतलब होता है जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। उल्लंघन क्या होता है? जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है, खुले तौर पर निरादर करता है, उसको उल्लंघन बोलते हैं। जैसे कानून का उल्लंघन कर दिया किसी व्यक्ति ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड जवाब। उसके बाद अगला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मतलब कि पीवाईक्यू तो आपको करा ही रहा हूँ ना, ये सारी जानकारी आपको नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद अगला यहाँ पर है, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट यानी कि जनहित याचिका या रिट या पिल दाखिल कर सकता है? मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार, इन दोनों में से आपका एक होगा। वह एक कौन सा होगा? यहाँ पर आपको बता दूं, मौलिक अधिकार के रूप में वो रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, हर आम चुनाव में वोट देना, अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। यानी कि मौलिक दायित्व की बात करेगी, मौलिक अधिकार में आता है, क्या क्या आता है वही तो आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार में दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना भी आता है, बुजुर्गों की देखभाल ऐसा कुछ नहीं आता है, हर आम चुनाव में वोट देना, क्या ये आता है? जी हाँ, ये भी आता है, मौलिक अधिकार कह सकते हो। अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नहीं नहीं, ये तो आता है जिसमें आपको निःशुल्क बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना, 5 वर्ष से लेकर के, है ना, उसमें कुछ है आपका प्रावधान, मौलिक अधिकार में आता है निःशुल्क शिक्षा का। तो डी तो आपका होगा ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आपका यहाँ पर दोस्तों ए वाला हो जाएगा, बुजुर्गों की देखभाल। बी तो यहाँ से काट दो आप लोग, सबसे पहले काट दो ना, ए डी बचेगा। ए डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि बी को आपने यहाँ पर काट दिया ना, तो आपका बचा कौन सा? ए डी बचा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देखो, यह क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हो, हर बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सरकारी वकील रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद है दोस्तों 39A। अगर कोई गरीब है या कमजोर है आर्थिक सामाजिक दृष्टि से, वह वकील नहीं रख सकता है, तो उसको सरकारी वकील का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39A में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का यह कर्तव्य है कि एक ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर आर्थिक सामाजिक स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ है? 39A में ऐसा प्रावधान रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इन समूहों की संस्कृति को विभिन्न समुदायों को सुरक्षित रखा जा सके, बहुसंख्यक समुदाय के संस्कृति द्वारा प्रभुत्व पर ना जमाया जा सके, बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति के समान हो, दूसरों द्वारा विधिवत मान्य हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा ना, सेकंड वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बहुसंख्या वाले लोग होते हैं उनको जमा ना सके अपना प्रभुत्व, इसलिए दोस्तों न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है सांस्कृतिक या धार्मिक समूहों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से,
भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि हाशियाई समूह के लिए समिति का गठन करना। हाशियाई समूह वाला पूरा चैप्टर आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें और उन्हें मान्यता दें। क्या ये दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी या दोनों बातें यहाँ पर आपकी गलत होंगी? तो राइट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ए सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि मान्यता दें, सराहना करें, ये तो बात गलत हो जाएगी ना। ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में मैंने आपको राइट आंसर सेकंड वाला बताया था, जी हाँ। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया है? जेम्स मिल, यहाँ पर लिख दूं, 1817 में स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, दार्शनिक भी कह सकते हो, ये दार्शनिक था, ठीक है ना। और 1817 में इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, 3 भाग में इसने भारत के इतिहास को डिवाइड कर दिया था जेम्स मिल ने। क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इनका ऑथेंटिक तरीका क्या है, वह तरीका आपको यहाँ पर बताऊंगा, ताकि मात्र एक झटके में ही आप इन क्वेश्चन को कुछ ही नैनो सेकेंड में सोल्व कर पाओ। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो, पेडागोजी का है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मक की भावना को बढ़ावा देती है। पहली बात बिल्कुल सही कही गई है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, ये भी बात सही कही गई है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये बात सही होगी? ए और बी तो आपकी सही हो जाएगी। पहला वाला ए और बी यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या ए बी यहाँ पर हो जाएगा? क्या आपको यहाँ पर बताना है, क्या ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय विधि हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि दोस्तों यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करती है जो उपेक्षित और अनसुनी होती है। कहानियां अधिकतर फिल्मों की अनसुनी होती है, उनको हम लोग पहली बार सुनते हैं, इसलिए शिक्षण शास्त्र में यह एक उपयुक्त हो सकती है, ठीक है ना। और सब ये गलत दिए गए वस्तु भार घटाने के लिए नहीं, एकमात्र गलत है, भंग करती है, कुछ भंग नहीं करती है, ठीक है ना। थर्ड वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, पेडागोजी का है। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और विकल्प चुनें। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बात सही है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। बी गलत हो जाएगा, वी गलत है, ए सही है, वी गलत है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? केस या वृत्त अध्ययन, पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर, कहानी या कथा वाचन। बच्चों को आपको जलवायु परिवर्तन समझाना है। जलवायु परिवर्तन जो कि दीर्घकालिक परिवर्तन कह सकते हो, 25 वर्ष में 20 वर्ष में एक होने वाली धीरे धीरे एक घटना घटित होती है ना, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं। तो इसको बच्चों को समझाना है आपको, कौन सा तरीका यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा? तो केस या केस स्टडी, यानी कि बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा पढ़ा करके, केस स्टडी यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेडागोजी का है, कहता है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पे आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे? क्यों आपको समस्या समाधान विधि का उपयोग करना है? उसका कारण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ताकि पाठ्यक्रम समय से पूरा हो सके। ये अगर पाठ्यक्रम पूरा होने की बात कही गई है तो वो हमेशा ही गलत होता है।
विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करता है। यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी, यही बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, ताकि विद्यार्थी सुनने पढ़ने की क्षमता विकास, ये नहीं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण समस्या समाधान की बात करी गई, यहाँ पर भी लिखा है समस्या का समाधान और किसी में भी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या है? एक रचनावादी अध्यापक की भूमिका क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो रचनावादी की जो भूमिका होती है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाता है, ना कि सिर्फ किताबों से पढ़ाता, ना ही जवाब देता, ना ही व्याख्या, ही तो गलत हो जाएगा। राइट आपका फोर्थ विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको कुछ कॉमन सेंस का यूज करना है, बस सोल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। संकल्पनाओं की समझ या बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। लो भैया, ए तो यहाँ पर गलत हो गया, ए गलत हो गया। संकलनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। बी यहाँ पर आपका सही हो सकता है। राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, बचना चाहिए। एक प्रोत्साहित करने के लिए, संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। अच्छा, बात यहाँ पर यह कही गई है, अधिकतर अगर परिभाषाएं दी गई हैं तो उसकी जगह पे आप बच्चों को बोध के जरिए यानी कि समझ के जरिए प्रोत्साहित करो, ना कि उनको आप लोग परिभाषाओं को रटाओ। यानी कि संभव हो सके तो परिभाषाओं से बचना चाहिए, यहाँ पर संभव हो सके। अगर संभव शब्द ना होता, बचना चाहिए, तो गलत हो जाता। एक शब्द के साथ इसको जोड़ दिया गया, संभव हो सके तो बचना चाहिए, यानी कि बच भी सकते हो और नहीं भी बच सकते हो, दोनों स्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसको सही मान लिया गया है, इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन दोनों सही हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगला, लिंगबोध, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित विद्यार्थियों में रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देने के लिए कौन सा सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है? यानी कि रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देने वाला तो हर बार एग्जाम में आता, लड़कियां रोती है तो रूढ़िवाद धारणा है, लड़के नहीं रोते रूढ़िवाद धारणा है, लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। क्या लड़के नटखट होते हैं? ये एक रूढ़िवाद धारणा है, क्या नहीं है? लड़कियां जोर से हंसती हैं, ये रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। दरअसल लड़कों के बारे में कहा जाता है कि लड़के जोर से हंसते हैं, यहाँ पर लड़कियां जोर से हंसती हैं, ये रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देने का श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे? कारण क्या थे कि पतन हो गया? क्या इसमें कुछ उसको बच्चे को सोचने पर मजबूर करती है? हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको गलत वाला ढूंढना है, गलत वाला इसमें कौन सा हो जाएगा। किरथर और सुलेमान वन किस प्रदेश में है? इतिहास में भी किस कारण प्रसिद्ध थे? किस कारण से प्रसिद्ध थे? तो ये खेती करने के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चा कह देगा कि सर खेती करने के लिए प्रसिद्ध थे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं उगाए थे। ये सब एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन पेडागोजी का, ठीक है ना। पेडागोजी आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ती है। इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध थे? बच्चा कह देगा कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसमें क्या आलोचना तो चिंतन बढ़ती है, तो वैसा तो नहीं दिख रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम क्या थे? ये सही हो जाएगा। भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा धूमिल किया। कौन सी बुराइयां सामाजिक थी? ये भी सही, ये भी सही। ए बी सी, ए बी सी किसमें है भाई? पहले में है, तो पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? भूगोल में यात्रा, तो भूगोल में यात्रा आवश्यक है। जैसे वन क्षेत्र को बच्चों को बताना चाहोगे तो भ्रमण करा दो, वन्य जीवों में भ्रमण करा दो, है ना, कारखाना बच्चों को दिखा दो। तो इसलिए भूगोल में यात्रा पद्धति अच्छी मानी जाती है। प्रेक्षण का सिद्धांत, अनुभवनात्मक अधिगम का सिद्धांत, संश्लेषणात्मक कह सकते हो, सुदृढ़ीकरण कह सकते हो। तो बच्चों को यहाँ पर एक प्रकार से अनुभव प्राप्त होता है, सामने की चीजों को बच्चा देखता है यात्रा के दौरान, तो उसको अनुभव होता है। क्या अनुभवात्मक अधिगम यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? नहीं, यहाँ पर जवाब आपका होगा प्रेक्षण का सिद्धांत। इसको प्रेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रेक्षण के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। प्रेक्षण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कभी कभी आप लोग इंग्लिश में भी जान लिया करो अगर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन आंसर जो मान्य रहता है वो हमेशा इंग्लिश का मान्य रहता है। ऐसे आपके एक दो क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप लोग हिंदी में नहीं समझ पाते हो तो इंग्लिश में आपको समझना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है बच्चा उसको समझ पाता है थोड़ा बहुत, है ना, मतलब कि ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, जब सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है, अवसर प्रदान करती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है। जैसे सामाजिक विज्ञान में हम लोग कोई भी क्षेत्र की विषय वस्तु को जोड़ देते हैं तभी तो उन क्षेत्र के लोग तभी तो जुड़ पाते हैं। बातें दोनों सही हो जाएंगी, पहला वाला राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना। उपागमों के अनेक तत्वों का उपयोग कथ्यपरक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। उपागमों के अनेक तत्व का उपयोग सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। कथ्यपरक यानी कि थीमेटिक उपागम विद्यार्थी के सामाजिक मामलों को बेहतर से समझाने में सहायता करती है। सही, दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि थीमेटिक की बात करी गई, यहाँ पर भी थीमेटिक की बात करी गई है, जो कि दोनों एक दूसरे का सही कथन कारण कह सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी की पुस्तक आपने देखा होगा, उसमें चित्र बने रहते हैं, चित्रण किए रहते हैं। ये काहे के लिए रहते हैं? तो पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए नहीं होते हैं। वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ जुड़ने में सहायता करते जिनका या जिसका उन्होंने अनुभव किया ना हो। ये बात सही हो जाएगी। ए गलत है, ए जिन जिन में वो तो यहाँ से कटेगा ना। वे स्वतः स्पष्ट है, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? शिक्षण भार को कम करते हैं। ये बात भी यहाँ पर कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। उसके बाद वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दी सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो बी और सी दूसरे ऑप्शन में है, बी सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी एंड सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको आप लोग समझो। यहाँ पर प्रोजेक्ट परियोजना कार्य से रिलेटेड है, श्रेष्ठ व्याख्या करने वाला बताना है। यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रीकृत करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क की बात करेगी, श्रेष्ठ कथन आपको बताना है। यह शिक्षक को पाठ्यक्रम में कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पाठ्यक्रम की वह सामग्री खत्म हो गई, बच्चों ने उसको समाप्त कर दिया प्रोजेक्ट वर्क के जरिए। नहीं, वो बच्चे उसको समझ पाए इसलिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ना कि इसलिए दिया जाता कि पाठ्यक्रम में वो चीज़ कम हो जाए या वो चीज़ जो थी वो केंद्रित करने में मदद करता है, इसलिए नहीं होता है। ये तो बात गलत हो जाएगी। छात्र स्वतंत्र सोच व कार्य प्रणाली विकसित कर सकते हैं, इसलिए होता है। ये छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ये छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने की स्वतंत्रता देता है। बी सी डी सबसे उपयुक्त हो जाएगा, बी और सी और डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रति अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं? अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। यह एक अवधारणात्मक समझ का आकलन कर सकता है। वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा कीजिए, उनके कार्य क्या हैं? कार्य क्या है? अवधारणात्मक, इसमें कोई समझ विकसित होती नहीं दिखाई पड़ती है। वे सामाजिक बुराइयां कौन थी
जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सही है। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें उसकी अवधारणा विकसित हो सकती है। तो बी तो आप लोग हटा दो, यहाँ से बी को हटाओगे तो ए सी डी आपके सामने निकल के आएगा, वही राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, कौन सा यहाँ पर हो सकता है। कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, तो ये बात सही है आपकी। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना, सही। बारंबार कलम पेन और कागज पेपर परीक्षणों का आयोजन करना, परीक्षाओं का आयोजन करना, ये बात गलत होती है। परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना, सही हो जाएगा। तो सी को हटाओ आप लोग, ए बी डी यहाँ पर बचेगा, ए बी डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण यहाँ पर करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के विचार का, विद्यार्थी की समय निष्ठा, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। ए और यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा, ए सी डी यानी कि फोर्थ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। समय निष्ठा यानी कि बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी जिन में है उसको आप लोग हटाओगे, बचेगा आपका चौथा जो कि राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। यह प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का मापन करता है कि हमारा पर्यावरण क्यों चेंज हो रहा है। तो परिकल्पना का, निष्कर्ष निकालना, तर्क शक्ति का, साधारणीकरण या सामान्यीकरण का। राइट जवाब यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, निष्कर्ष निकालना। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो बच्चा यहाँ पर निष्कर्ष निकाल के ही तो बताएगा, ठीक है ना। परिकल्पना थोड़ी ना करेगा, पर्यावरण में क्या परिकल्पना करनी, तर्क इसमें क्या लगाएगा, ठीक है ना, तर्क हो ही नहीं सकता उसमें। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किसको आंकने के लिए करता है। किसको आंकने के लिए करता है, सभी को मालूम होगा। विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों उनकी अधिगम की भाग की तरह, है ना, सही हो जाएगा। उसके बाद एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को संस्थान के अंदर बाहर पाठ्योत्तर गतिविधियों में विद्यार्थी की सहभागिता को, तीनों यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। फोर्थ वाला राइट जवाब हो जाएगा। वीडियो यहीं तक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। जितने भी नए लोगों ने अभी तक नोट्स को नहीं लिया है, व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।